चलिए, अपन लोग कैपिटल गेन पढ़ रहे हैं। कैपिटल गेन में एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन में लेके जा रहा हूँ आप लोगों को। ऐसा मान के चलना कि ये तीनों चैप्टर में, अगर एक मैं कॉमन सेक्शन की बात करूँ, एक बहुत ही कॉमन सेक्शन है जो आप लोगों को पीजीबीपी में भी पढ़ना है, कैपिटल गेन्स में भी पढ़ना है और अदर सोर्स में भी पढ़ना है। सेम एक ही सेक्शन है, सिर्फ सेक्शन नंबर अलग अलग है। कैपिटल गेन में वो 50C के नाम से जाना गया है। कैपिटल गेन में किस नाम से जाना है? 50C के नाम से। क्या बोलता है ये? पहले मैं, इसमें अमेंडमेंट आई है 2018-19 में। अमेंडमेंट क्या थी, अमेंडमेंट के पहले क्या था, ये समझना ताकि अभी का आपको समझ में आ सके। थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ। हाँ, वीडियो शुरू है। क्या वीडियो शुरू था सच्ची? हाँ, वीडियो शुरू है। चलो, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ कि इसमें अमेंडमेंट आई थी बेटा। अमेंडमेंट क्या आया था इसके पहले में? पहले वो समझना क्या होता था, समझो। जब हमने लैंड, बिल्डिंग और बोथ के बारे में बात करते हैं, लैंड बिल्डिंग या फिर दोनों के बारे में बात करते हैं, तो अगर ये मैं हूं, अगर ये असेसी है, मान लो मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स, ठीक है। ये क्या चाहेगा, इसका जो वैल्यू हो, ये इसको बेच रहा है, इसको बेचना चाह रहा है, इसको क्या कर रहा है, वो सेल करना चाह रहा है। तो इसका वैल्यू ज्यादा लेगा कि कम लेगा? जल्दी से सोच के बताओ। क्योंकि मान लो कि इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तय हो गया 500 रुपए का। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 5, मेरे को बताओ, क्या ये हजार, इसके पास चॉइस है 1000 रुपये वैल्यू लेने की सेलिंग प्राइस, 800 रुपये लेने की, 400 रुपये लेने की, ये कौन सी लेना चाहेगा? सर कैसी बात कर रहे हैं सर, होशियार होगा तो 400 लेगा सर, क्यों? सर, सर ये सेलिंग प्राइस को कम करना चाहेगा। सेलिंग प्राइस को क्या करना चाहेगा? कम करना चाहेगा। सर क्यों करना चाहेगा? क्यों क्यों क्यों? सर क्योंकि अगर सेलिंग प्राइस कम, यानी कि अपना वो प्राइस कम दिखा रहा, यानी प्रॉफिट कम दिखाएगा। सेलिंग प्राइस कम है तो प्रॉफिट क्या दिखाएगा? कम दिखाएगा। और सर प्रॉफिट अगर कम होगा तो इसको टैक्स क्या होगा? कम लगेगा। जो कैपिटल गेन लगने वाला है वो क्या लगेगा? कम लगेगा। बात समझ में आ रही है? वो क्या करना चाहता है? 50C किससे रिलेटेड है? सर ये सेक्शन बताता है लैंड और बिल्डिंग के बारे में। तो इनके बारे में क्या बताता है कि जो असेसी रहेगा इसका सेलिंग प्राइस कम दिखाना चाहेगा। क्या दिखाना चाहेगा? कम दिखाना चाहेगा। तो क्यों कम दिखाना चाहेगा? क्योंकि सर अगर वो ये प्राइस कम दिखाएगा तो उसको गेन कम होगा। गेन क्या होगा? कम होगा। जिससे उसको टैक्स भी कैसा लगेगा? टैक्स भी कम लगेगा। इतनी बात समझ में आई क्या? टैक्स भी कैसे लगेगा? कम लगेगा। आगे बढ़ू तो सर चीज क्या है, गवर्नमेंट को समझ में आ गया कि अब देखो क्या होगा। मैं आपको सीन बताता। मान लो मिस्टर ए हैव अ हैज अ हाउस प्रॉपर्टी ऑफ रुपीज 1 लाख, 1 लाख की प्रॉपर्टी है। ही सोल्ड इट टू द बी फॉर रुपीज 2 लाख। ही सोल्ड इट टू द 2 लाख। अब देखो, ये मेरे को क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर ये चीज आई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले के पास, उनको कैसे पता? अब वो सीधी सी बोलेंगे 2 लाख की प्रॉपर्टी थी, 1 लाख की प्रॉपर्टी 2 लाख में बेच दिया हम, 1 लाख का क्या हो गया? कैपिटल गेन हो गया, इस पर टैक्स लगा दो। ये कोई डिपार्टमेंट वाला बैठा है तो वो देखो। पर मैं लोकल में गया, मेरे को वहां पे दिखा ये प्रॉपर्टी है भाई की, ये प्रॉपर्टी है, इसने 1 लाख में खरीदा था। ये बिल्कुल सही है क्योंकि डॉक्यूमेंट है, 1 लाख में खरीदा तो बिल है। ये बंदे ने ये बंदे ने इसको अभी बेचा है, इसका मार्केट वैल्यू चल रहा है 15 लाख रुपए। 15 लाख में बेचा। इन लोग ने क्या करे, ये ए और बी ने, ए ने इसको बोला कि एक काम कर, तू मेरे को सिर्फ 2 लाख रुपए वाइट में दे, 2 लाख रुपए वाइट में दे, बाकी का अपन क्या करेंगे, कैश में ले लूंगा मैं तेरे से, बाकी के 13 लाख अपन क्या करेंगे, कैश में ले लेंगे, ताकि मेरे को ज्यादा कैश देनी ना पड़े, ताकि मेरे को ज्यादा टैक्स ना लगे, जाके मेरे को ज्यादा टैक्स ना लगे। गवर्नमेंट को ये समझ लगा कि इसने अपना सेलिंग प्राइस क्या किया, कम कर लिया, ताकि इसको टैक्स क्या लगे, कम लगे। इसी की वजह से ये सेक्शन है, इसी की वजह से ये सेक्शन है 50C। 50C क्या बोलता है? 50C बेटा आपका डिटरमाइन करेगा, 50C क्या करेगा? डिटरमाइन करेगा
डिटरमाइन वैल्यू ऑफ फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, डिटरमाइन फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, या फिर ऐसे लिखो, यहाँ पे लिखो डिटरमाइन फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। बात समझ आई? क्या डिटरमाइन करता है? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। अब सर पुराना सेक्शन क्या था? जब तक कि पुराना समझ में नहीं आएगा आपको मजा नहीं आएगा। पुराना सेक्शन था सिर्फ फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन किससे, कोई बेंचमार्क तो होना चाहिए, तो फिर बेंचमार्क लाया गया स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। इसी को सर्कल रेट भी बोला जाता है, इसी को क्या बोला जाता है? सर्कल रेट। तो ये होता क्या है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू? बात समझ रहा? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मतलब क्या होता है, अगर तुम्हारी ये जगह है, ये अगर तुम्हारी जगह है, तो इसका जो सरकार रहेगी वो वैल्यू निकालेगी। वो एक क्या निकालेगी? वैल्यू। तुमने कितने में भी खरीदा हो, कितने में बेचा, हमको फर्क नहीं पड़ता, सरकार क्या निकालेंगे? उसकी एक वैल्यू निकालेगी। उसी को अपन क्या बोलते हैं? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। उस पर अपन को स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ता है 8 या 9% से। अलग अलग राज्यों में अलग अलग रेट है, अपने यहाँ पे 9.75% कुछ चल रहा है, तो अलग अलग रेट अपन को देना पड़ता है। पर 1 पॉइंट कुछ परसेंट चल रहा है, वो कुछ सेंस में रहता है, उसका कैलकुलेशन समझ में नहीं आता, वो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। ठीक है, तो सरकार वैल्यू निकालेगी। तो अब क्या हुआ, सरकार को एक रेट मिल गया। अब क्या था, पहले का सेक्शन बता रहा, अभी का कुछ नहीं है। तो सीन कैसा था, मान लो कि तुम्हारा कंसिडरेशन फॉर सेम 105 रुपये था, 105 रुपये था, और स्टैम्प ड्यूटी मान लो 102 रुपये की थी। तो इन दोनों से ज्यादा कौन सा? ये। इन दोनों से ज्यादा कौन सा? ये। तो ये आपका हो जाता था फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या हो जाता था? 105 रुपये। कितना हो जाता था? 105 रुपये। बात समझ में आ रही है? बात मत समझो, अगर ये 107 रहता और 109, तो ज्यादा कौन सा है? ये। तो सीधा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या हो जाता था? 9 रुपये। 109। मान लो कि 110 है और ये 111 है, तो क्या हो जाता था? यानी कि इन दोनों में से जो भी ज्यादा रहता था, इन दोनों में से जो भी ज्यादा रहता था, वो आपका क्या बन जाता था? फुल वैल्यू ऑफ कंसेशन। वही आपका क्या बन जाता था? फुल वैल्यू ऑफ कंसेशन। जैसे कि मान लो ये 200 है और ये 220 है, तो क्या हो जाएगा? ये है, सबका आंसर क्या हो जाएगा? 220। समझ में आ रहा है? मान लो कि ये 1000 है और ये है 900, तो फुल वैल्यू कितना हो जाएगा? 1000। बात है? पर दिक्कत आनी शुरू हुई, अमेंडमेंट क्यों आया? बात है, पुराना पढ़ा है मैंने अभी तक। सर अमेंडमेंट क्यों आया? सर मेरे को तो ये मोटिव क्या था, ये सेक्शन का मोटिव क्या है? सेक्शन का कुछ ना कुछ मोटिव होगा, इसलिए बनाया गया सर, ताकि लोग जानबूझ के अपनी कंसीडरेशन कम ना दिखाए। सीधा सीधा मोटिव दिख रहा है बेटा सेक्शन का, कि लोग जानबूझ के अपने ये जो अपनी फुल कंसिडरेशन रहेगा, कंसिडरेशन मतलब जिस अमाउंट में बेच रहे हैं वो कम ना दिखाए, जितना वैल्यू है उतनी में ही बेचे। इसी का सेक्शन नहीं तो आपको आपको जो फुल वैल्यू अपन स्टैम्प ड्यूटी मान लेंगे, मतलब टैक्स तो पूरे पे देना ही पड़ेगा, टैक्स तो पूरे में देना ही पड़ेगा, इसीलिए आया सेक्शन। पर दिक्कत क्या होने लगी? बात समझना, बात समझना। मेरे को बताओ, मैं थोड़ा सा और आगे कर देता हूँ इसको, इधर मोटिव इधर कर देता हूँ। मान लो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो अपन कोआ बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सब में मैं मानता हूँ 100 रुपए है। मेरे को यहाँ पे कैपिटल गेन हो जाएगा, मेरे को क्या जाएंगे? कैपिटल लॉन्ग शॉर्ट में चलो। तो ये क्या है? फुल वैल्यू 105 है, 5 रुपए का। तो यहाँ पे 11 रुपए का। सर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9 रुपए का। तो यहाँ पे कितना होगा? 120 रुपए का। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 900 रुपए का। सर इन दोनों को माइनस किया, निकाला। सर इन दोनों को माइनस करके सब दिक्कत दिख रहा। अगर आप सच्ची में देखोगे ना, यहाँ पे ये केस समझना, तो ये वाला केस 110 में उसने बेचा था, सर एक्चुअल पैसा तो 110 आया, स्टैम्प ड्यूटी 111 की थी, 111 की स्टैम्प ड्यूटी थी, पर मैंने फुल वैल्यू कितनी की मान लिया? 111 की माना। और उसका कॉस्ट कितनी है? यानी सर मैं कैपिटल गेन कितने में दे रहा? सर 11 में दे रहा हूँ, सर मैं 11 में दे रहा, पर एक्चुअल में मेरे को कितना प्रॉफिट हुआ है? अगर मैं एक्चुअल में प्रॉफिट बोलूँ
तो बेटा मैंने 110 में बेचा, मैंने 110 में बेचा, कितने की चीज, 100 रुपए की चीज, मतलब 10 रुपए का कैपिटल गेन हुआ, 10 रुपए का क्या हुआ, कैपिटल गेन। लेकिन मेरे को टैक्स कितने में लगाएंगे गवर्नमेंट, 11 रुपए में। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट मान रही है कि आप लोगों ने चोरी की, गवर्नमेंट मान रही है कि आप लोगों ने क्या किया, चोरी किया। सर किस चीज में चोरी किया? सर आपने अपना कंसिडरेशन कम दिखाया स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से, आपने अपना कंसिडरेशन कम दिखाया, किससे कम दिखाया, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से, तो ये चोरी हो गई। पर सर गवर्नमेंट को ये समझ में आया, गवर्नमेंट को क्या समझ में आया, जहाँ पे सिर्फ कम अमाउंट से डिफरेंस आ रहा, कम अमाउंट से डिफरेंस आ रहा, मेरे को बताओ जरूरी है क्या जितना स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू उतने में ही चीज बिकी? भाई मेरे को एकदम अर्जेंटली बेचना है, मेरे को, मेरे घर पे शादी है, मेरे को बेचना है, मेरे को दहेज देना है, तो मेरे को जो रेट मिला उस रेट में, तो दो 111 का रेट था, मैंने उसको 110 में ही बेच दिया, सर जेन्युइन केस था। तो गवर्नमेंट को लगा कि नहीं यार ये तो जेन्युइन केसेस में भी प्रॉब्लम आ रही, जो जेन्युइन केस है अगर अपन उसमें भी मान ले कि नहीं उन लोगों ने कम में बेचे और अपन उस पर टैक्स लगा दे, क्योंकि देखो यहाँ पे सिर्फ 10 का कमाया और 11 पे टैक्स दे रहा है, सही तो अन्याय है ना, 10 कमाया 11 पे टैक्स दे रहा है, इनकम पे टैक्स लगाओ, सर इनकम जो हुई नहीं उस पर टैक्स कैसे लगा रहे? बात समझ में आ रही है? चीज ऐसी होने लगी। तो इन लोगों ने अपना नया चीज लाया कि सर अब गवर्नमेंट ने क्या बोली, पहले देखो रूल ऐसा था कि दोनों में से जो भी जाता हो आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बन जाएगा, लेकिन अब गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं बोली। गवर्नमेंट अब क्या बोलती है, नया सेक्शन, अब यहाँ पे लिखना न्यूज अमेंडमेंट, अमेंडेड सेक्शन, अमेंडेड सेक्शन के अंदर क्या आया, यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात बोली गई कि पहले अपना कंसिडरेशन निकालो, पहले अपना क्या निकालो, कंसिडरेशन निकालो, फिर ये कंसिडरेशन जो भी आपको दिया हुआ है उसका 105% करो, 105% करो, ठीक है। फिर इसको कंपेयर करो आपके स्टैम्प ड्यूटी से, इसको कंपेयर करो किससे, अपने स्टैम्प ड्यूटी से। फिर दोनों में से जो भी ज्यादा रहेगा, दोनों में से जो भी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा वो आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन नहीं होगा, वो नहीं होगा, बात समझना। मैं एग्जांपल से समझाऊंगा ज्यादा अच्छा रहेगा। मान लो मेरा कंसिडरेशन है 100, मेरा कंसिडरेशन कितना है 100, तो उसका 105% कितना होगा, 105 रुपए, 105। अब बात आती है स्टैम्प ड्यूटी पे, अगर स्टैम्प ड्यूटी 102 रुपए है, अगर 102 रुपए है, ठीक है, अगर पिछला वाला, अगर अमेंडमेंट के पहले वाला सेक्शन होता तो इसको छुपा दो एक बार थोड़ी देर के लिए, 105 पढ़ा दो, तो सीधा सीधा 100 और 102 विच एवर इज हाइयर, तो एफएनसी क्या हो जाती, 102 हो जाती, 102 हो जाती। लेकिन सरकार यहाँ पे आपको रिलीफ देना चाहती है, सरकार आपको क्या देना चाहती है, बेनिफिट देना चाहती है। सर किस चीज का बेनिफिट? सरकार बोलती है कि अगर आपका 5% तक ऊपर नीचे, 5% तक अगर, 5% तक अगर डिफरेंस रहता है, क्या बोलना चाहते हैं, अगर 5% तक डिफरेंस रहता है तो हम चला लेंगे, ऐसा लिख के रखना हिंदी में अपनी बुकों में, तो हम चला लेंगे। मतलब कि क्या बोलना चाहते हैं आप लोगों को कि देखो ये 5% कितना होगा, 105। अब मैं इसको और इसको कंपेयर करूंगा, सर इन दोनों में से ज्यादा कौन सा, सर 105 और 102 में ज्यादा कौन सा है, सर ये ज्यादा है। अगर आपका 105% ज्यादा है तो आपका कंसिडरेशन 100 ही रुपए रहेगा, आपका जो आंसर रहेगा वो 102 नहीं रहेगा, वो कितना रहेगा, 100 ही रुपए रहेगा, कितना रहेगा, 100 ही रुपए रहेगा। सर आराम से मैं और एग्जाम्पल करा तो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। मान लो ये 100 रुपए है बीबी, ये कितना हो जाएगा, अपने आप ही ये 105 हो जाएगा। मान लो ये है 107, ये कितना है, 107। अब देखो इन दोनों से ज्यादा कौन सा है, ये 107 है। गवर्नमेंट ने क्या बोली, बेटा 5% तक रहा तो मैं ये चला लूंगा, 5% तक डिफरेंस रहा तो मैं चलाऊंगा, लेकिन अगर 5% से भी ज्यादा रहा तो मैं नहीं चलाऊंगा। मतलब कि यहाँ पे एफएनसी क्या हो जाएगी, 107 रुपए, एफएनसी क्या हो जाएंगे, 107 रुपए। बात समझ में आ रही है? तो थोड़े और एग्जाम्पल दो ना। सर फॉर सेम ये मेरा 500 रुपए का, मेरा कंसिडरेशन कितना है 500, तो सर उसका 105% निकालूंगा। सर 105% कितना होगा, 525, 525। तो मान लो ये मेरे को दिया है 520, ये मेरे को कितना दिया है 520, और दूसरे केस में मेरे को दिया है 540। तो दोनों केस एक साथ ले लेता हूँ, 520 और 540। मेरे को तो 520 और 525 कौन सा ज्यादा है, सर ये 525 ज्यादा है। पर सर 105% तो कुछ है ही नहीं ना, अगर 525 ज्यादा है तो आपका कंसिडरेशन क्या होगा, यही होगा, 500 ही रुपये। पहले वाले केस में कितना कंसिडरेशन होगा, 500 रुपए, कितना कंसिडरेशन होगा,
सर दूसरा केस 525 और 540 ज्यादा है, मतलब सीधा सीधा 540 क्या हो जाएगा आपका। अगर मैं आपको लिखवाना चाहूँ, पहले इसको लिखेंगे सर। मैंने आपको पुराना इसलिए पढ़ाया ताकि आपको लॉजिक समझ में आए कि वो 105% क्यों ले रहे। तो क्योंकि पहले ये दिक्कत हो रही थी कि अगर आपने जितना नहीं कमाया उससे ज्यादा में इनकम टैक्स देना पड़ रहा था, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने तुमको रिलीफ दिया कि अगर 5% तक के सिर्फ फर्क है, क्योंकि 5% का फर्क हो सकता है। नॉर्मली स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 1 लाख रुपए की, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 1 लाख की है, मेरा कंसिडरेशन 9,99,000 है। तो ठीक है ना सर, एक प्रॉपर्टी जो 1 लाख में बिकते हुए 1,000 कम में बिक सकती, तो मैं पूरा टैक्स 1 लाख पे क्यों दूं? मैं 1 लाख पे टैक्स नहीं दूंगा, मैं 99 पे दूंगा। तो गवर्नमेंट ने ये बातों को समझा और 5% तक रिलीफ दिया। कितने परसेंट तक रिलीफ दिया? 5% तक के रिलीफ दिया। तो ये आपको लिखना है जल्दी से एग्जाम्पल के साथ में। अभी बहुत सारा सेक्शन बचा हुआ है, इसलिए अभी छोड़ना नहीं इसको। पहले थोड़े से स्टेप लिखवा रहा हूँ मैं ताकि आपको याद रहे हमेशा के लिए। यहाँ पे स्टेप 1 लिखेंगे, कंप्यूट 105% ऑफ कंसिडरेशन। स्टेप 1 क्या रहेंगी? कंप्यूट 105% ऑफ कंसिडरेशन। सेकेंड, कंपेयर 105% ऑफ कंसिडरेशन विथ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। से स्टेप 2 है। स्टेप 2। अब स्टेप 3, इफ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज मोर, अंडरलाइन करेंगे मोर को, इज मोर देन 105% of consideration. If stamp duty value is more than 105% of consideration, stamp duty value will be full value of consideration. बात समझी? स्टेप 4, तो ऐसा लिखना, if 105% of consideration is more than the stamp duty value, अगर 105% कंसेशन ज्यादा है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से, देन क्या होगा सर? देन एक्चुअल कंसिडरेशन, ये सर 105% ऑफ कंसिडरेशन नहीं होगा तुम्हारा, एक्चुअल कंसिडरेशन विल बी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। सर आप लोग इसको लिखेंगे पहले, ये फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप और ये फोर्थ स्टेप। तो चीज कैसे ना, बच्चे क्या गलती करते हैं? बच्चे नॉर्मली वाली स्टेप में गलती करते हैं। पहली वाली स्टेप में क्या करेंगे? 105 निकालेंगे, कंपेयर करेंगे 102 और 105। सर 105 फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 100, सर 105 तो कुछ है ही नहीं सर, है तो सिर्फ 100 और 102। सर ये सिर्फ कंपेयर करने के लिए 105 है सर। अगर ये 105 ज्यादा है तो आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसेशन ये 100 रुपए होगा। ये इसको याद रखना पड़ेगा सर। तो इसको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा तभी याद होगा। बात समझ नहीं? तो बेटा स्टेप क्या रहेंगी? सबसे पहले 105% निकालो। सबसे पहले क्या करोगे? 105% निकालो, कंपेयर करो 105 विद स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। हो गया? अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ज्यादा है, अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ज्यादा है तो आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसेशन बढ़ेगा। अगर 105% ज्यादा है, 105% ज्यादा है तो जो आपका एक्चुअल कंसिडरेशन था, बार बार बोलेंगे, अगर बाजू में लिख के भी रखना, अगर 105% ज्यादा है, 100% ज्यादा है, तो एक्चुअल कंसिडरेशन जो था, जो एक्चुअल कंसिडरेशन है वही होगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, वही होगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। बात समझ में आई? पक्की बात है सर? आगे बढ़ू? हाथ से समझ में आया, इतना तो समझ में आ गया। तब ये सेक्शन खत्म नहीं हुआ, बहुत बड़ा सेक्शन, बहुत बड़ा सेक्शन है सर। समझो अपन ने बात क्या की अभी तक के, क्या हुआ सर? सबसे पहले अपन ने देखे कंसिडरेशन, अपन ने उसका निकाले 105%। फिर सर अपन ने करे उसको स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से, फिर अपन ने उससे निकाले क्या? ये। सर अगर इन दोनों में ये ज्यादा है तो यही हो जाएगा आपका क्या? ये ज्यादा हो जाएगा। अगर ये ज्यादा है तो आपका ये हो जाएगा क्या? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। सर दिक्कत आएंगी इसमें, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। तो इसमें क्या दिक्कत है? मान लो
19-20 में मैंने 1/4/19 को अग्रीमेंट किया, मैंने अग्रीमेंट कर लिया कि भाई मैं तेरे ये जमीन खरीद रहा हूँ, ये घर खरीद रहा हूँ, मान लो ये घर मैं उससे खरीद रहा हूँ 1/4/19 को, अग्रीमेंट हो गया। लेकिन आपको पता होगा कि एक बार अग्रीमेंट हो गया उसके बाद में इनकी रजिस्ट्री होती है, रजिस्ट्रेशन। मेरा डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है मान लो 31/12/20 19 31/12/19, इस दिन क्या हो रहा है मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ। सर अब जब भी घर खरीदोगे फ्यूचर में, आपको बता दो कि पहले एक अग्रीमेंट बनता है, अग्रीमेंट के बाद में रजिस्ट्रेशन होती है वही प्रॉपर्टी की। तो बात समझना, ये दो डेट हुई। इस डेट पे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू तो मान लो 9 लाख का, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू तो कितना था 9 लाख का। इस डेट पे था 10 लाख, इस डेट पे कितना था 10 लाख। तो बात समझना, इस डेट पे 9 लाख, इस दिन पे 10 लाख। तो कौन से दिन की स्टैम्प ड्यूटी लूं सर, इस दिन की लूं या फिर इस दिन की लूं? बात समझ में आ रही सर? क्या ये 9 लाख की मैं लूं या फिर ये मैं 10 लाख की लूं? सर मैं लू तो लू कौन सी? तो सर इसके लिए मेरा सिंपल सा है, एक प्रोविजन है इसमें कि आप डेट ऑफ अग्रीमेंट की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ले सकते हो। आप डेट ऑफ अग्रीमेंट की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ले सकते हो अगर अगर डेट ऑफ अग्रीमेंट के पहले, डेट ऑफ अग्रीमेंट के पहले आपने कुछ पैसे, यहाँ पे मैं इसको अंडरलाइन करूंगा, कुछ कुछ पैसे दे दिए हैं वाया बैंक ड्राफ्ट। 48(3) याद करेंगे, 48(3) बैंक ड्राफ्ट, अकाउंट पे चेक, या फिर एनी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी आप पेमेंट कर सकते हो। मतलब कि अगर मैं सिंपल, अगर इस डेट के पहले, अग्रीमेंट की पहले आपने कोई भी पैसा दे के रखा है, अगर कोई भी पैसा दे के रखा है इन द फॉर्म ऑफ दिस, अगर इन फॉर्म में कुछ पैसा दे के रखा है, तो आप ये वाली डेट याला स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ले सकते हो, याला स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ले सकते हो। नहीं तो आपको यही वाला स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेना पड़ेगा, यही वाला स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेना पड़ेगा। बात समझ में आई? हाँ सर समझ में तो आई, पर और अच्छे से कराऊंगा तो मजा आ जाएगा। तो एग्जाम्पल समझना, एग्जाम्पल समझना, मान लो कि ये 19-20 चल रहा है, मेरा अग्रीमेंट हुआ, यहाँ पे अग्रीमेंट हुआ 1/4/19 को, और सर मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ 30/11/19 को। सर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू यहाँ पे 2 लाख की, यहाँ पे है 2.5 लाख की, और सर एक्चुअल कंसिडरेशन मान लो है 1,90,000। एक्चुअल कंसिडरेशन है 1,90,000। नीचे दिया हुआ है अमाउंट ऑफ 50,000 was paid on 1/9/2018 थ्रू कैश, थ्रू कैश। चीज ऐसी है कि मैं सबसे पहला स्टेप 1, अब आपकी स्टेप यहाँ पे चेंज हो जाएगी। सबसे पहले आप डिटरमाइन करोगे, डिटरमाइन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। सबसे मेरे को पहले फाइन क्या करना है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। सर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मैं कौन सी लूंगा? सर मैं क्या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ये 2 लाख लूँ या फिर ये 2,50,000 लूँ? सर मेरे सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि मैं स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कौन सी लूँ, 2 लाख की 2,50,000। तो ये अग्रीमेंट की डेट है और ये रजिस्ट्रेशन। तो सिंपल सा सेक्शन क्या बोलता है मेरा कि अगर इस डेट के पहले, इस डेट के पहले अगर आपको कोई भी पैसा मिला है, क्या कुछ पैसा मिला है? हाँ सर 50,000 मिले हैं। तो कब मिले? उस डेट के पहले मिले हैं। लेकिन किससे मिलना चाहिए सर? तब बैंक ड्राफ्ट, अकाउंट पे ई चेक और ईसीएस के थ्रू ही मिलना चाहिए। पक्की बात है सर? यहाँ पे कुछ उस तरह से मिलेगा नहीं सर? किससे मिले? सर कैश से मिला है। सर पैसा किससे मिला है? सर पैसा, पैसा कैसे मिला है सर? कैश में मिला है। तो क्या मैं ये अग्रीमेंट की डेट ले सकता हूँ क्या? नहीं सर, ये मैं अग्रीमेंट की डेट नहीं ले सकता। मेरे को कौन सी डेट लेनी पड़ेगी? मेरे को ये 2.5 लाख ही लेना पड़ेगा, मेरे को ये 2.5 लाख ही लेना पड़ेगा। सर ऐसा क्यों? सर ऐसा इसलिए क्योंकि इस दिन के पहले कोई भी पैसा मेरे को, कोई भी पैसा मेरे को अकाउंट पे चेक, बैंक ड्राफ्ट या फिर ईसीएस के थ्रू मिला नहीं था। तो मेरा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितना होगा?
2,50,000 सबसे पहला स्टेप हो गया। दूसरा, अगर यहाँ पे मैं लिखूँ अब कंसिडरेशन कितना है मेरा, 1,90,000। सर इसका 105% निकालूंगा, 1,90,000 का 5%। कैलकुलेटर नहीं है मेरे पास मैम, मैं अपने फोन पे निकालता हूँ, 1 मिनट को। 1,90,000 का 5% कितना होगा सर, ये 95,000 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा ये, नहीं सॉरी सॉरी 9,500 होगा। 1,90,000 इंटू 5%, 9,500, और 1,90,000 उसमें ऐड कर दूँ अगर मैं, तो 1,99,500 ये आएगा। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितना आएगा, तो मैंने डिटरमाइन किया था 2,50,000। सर दोनों में से कौन सा ज़्यादा है सर, स्टैम्प ड्यूटी, तो मेरा FSC क्या हो जाएगा, 2,50,000। कितना हो जाएगा, 2,50,000। बात समझ में आई। मान लो कि ये, इसका मैं अमाउंट चेंज कर रहा हूँ, ये 1,95,000 होता, अगर ये 1,95,000 होता और यहाँ पे लिखा होता बाय अकाउंट पे ही चेक, यहाँ पे लिखा होता क्या, बाय अकाउंट पे ही चेक। अब क्या होता समझ जाओ। अब मैं कहता हूँ क्या ये अग्रीमेंट के पहले कुछ पेमेंट हुआ है, हाँ सर 50,000 का पेमेंट हुआ, तो उसके पहले हुआ है सर, किससे हुआ है, बाय अकाउंट पे ही चेक। तो यहाँ पे मैं ये वाला ले सकता हूँ, याली रेट का ऑप्शन मैं ले सकता हूँ। सर कितना होगा, 1,95,000। तो मैं कहता हूँ एक्चुअल कंसेशन अभी कितना होता, 1,90,000 से 105%, 1,95,500। तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी लेता मैम, 1,95,000, 1,95,000। सर दोनों में से ज्यादा, सर ये ज्यादा है, पर सर क्या ये FSC हो सकता है क्या, नहीं सर 105% कुछ है ही नहीं, ये तो मैं सिर्फ रिलीफ के लिए निकाला। तो एक्चुअल कंसेशन कितना होगा, 1,90,000। कितना हो जाएगा, 1,90,000। आई होप आपको समझ में आया होगा। दोनों एग्जाम्पल लिखेंगे, दोनों तरीके से लिखना, मैंने यहाँ पे हटा दिया है उसको, पर आपको लिखना पड़ेगा पहले उससे, यहाँ पे 2 लाख लिख के लिखना, तो बाय कैश लिखना यहाँ पे, और ये 2 लाख वाला एग्जाम्पल था मेरा। फिर दूसरा एग्जाम्पल इस तरीके से लिखना। आई होप आपको बात समझ में आई हो, आई होप आपको बात समझ में आई हो। तो अभी तक अपन ने क्या क्या देखा। तो सबसे पहले मैंने देखा 50C, तो किस पे अप्लीकेबल है 50C, तो सिर्फ लैंड बिल्डिंग और बोथ पे, लैंड बिल्डिंग और बोथ पे। तो क्या बात, क्या फिक्स करता है ये मेरा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। तो क्यों करता है, क्योंकि लोग सेलिंग प्राइस कम करना चाहते हैं, लोग क्या करना चाहते हैं, सेलिंग प्राइस कम करना चाहते हैं। तो अपन ने क्या बोले, अपन क्या करेंगे, 105% ऑफ क्या निकालेंगे, कंसिडरेशन निकालेंगे, इसको कंपेयर करेंगे किससे, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से। अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ज्यादा है तो यही क्या हो जाएगा मेरा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। अगर मेरा ये ज्यादा है तो मेरा एक्चुअल कंसिडरेशन क्या हो जाएगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। उसके में कौन सी डेट, डेट की SD वैल्यू में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कौन सी डेट की, सर 2 डेट की हो सकती है, या तो अग्रीमेंट की होगी या तो रजिस्ट्रेशन की। तो अगर अग्रीमेंट के पहले, अग्रीमेंट के पहले कुछ पैसा दिया है, कुछ पैसा दिया है, तो कैसे दे सकता हूँ मैं, बैंक अकाउंट पे ही चेक, बैंक ड्राफ्ट, अकाउंट पे ही चेक, या फिर अदर इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। बात समझ में, नहीं तो फिर मेरे को डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की लेना पड़ेगा, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की लेना पड़ेगा। बात समझ में आई, पक्की बात है, कोई दिक्कत। चलो सर इतना तो देखे, पर अब आगे, सर आगे क्या है, सर मैं पूरा इधर ही ले रहा हूँ, काफी बड़ा सेक्शन है, इसलिए मैं सब कुछ एक जगह ही खत्म करना चाहता हूँ। अगर 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 आप सेटिस्फाइड नहीं हो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से, मैं क्या बोला, अगर आप लोग सेटिस्फाइड नहीं हो, सर किससे सेटिस्फाइड नहीं हो, जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू निकला है उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो, अगर वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप कंप्लेन कर सकते हो, आप कंप्लेन कर सकते हो। सर किसको कंप्लेन करेंगे, सर कंप्लेन करूंगा मैम वैल्यूएशन ऑफिसर, किसको कंप्लेन करूंगा, वैल्यूएशन ऑफिसर। ठीक है, मान लो कि SDV थी 5,000 की, SDV कितनी थी 5,000 की, मैंने कंप्लेन किया वैल्यूएशन ऑफिसर के पास में, तो वो क्या करेगा,
वो क्या करेगा सर, वो या तो इसको 5,000 की थी तो आपको वो बोलेगा कि वो वैल्यूएशन ऑफिसर या तो बढ़ा के देगा या तो कम करके देगा, या तो बढ़ा के देगा या तो कम करके देगा। बात समझ में आ रही है सर? क्या सीन हुआ कि मैं जो एसडीवी निकली थी, जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू निकली थी, उससे मैं खुश नहीं था, उससे मैं खुश नहीं था, इसलिए मैं कहाँ चले गया, मैं वैल्यूएशन ऑफिसर के पास चले गया। सर वैल्यूएशन ऑफिसर को मैंने बोला कि सर मैं इससे खुश नहीं हूँ, इसकी आप चेंज करके दो, मेरे को वैल्यू निकाल के दो कि इसका वैल्यूएशन कितना होना चाहिए, इसका वैल्यूएशन कितना होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो सीन क्या होगा सर कि अगर आपको ऐसा चाहिए तो आप उसके पास में जाओगे, आप उसके पास में गए, सर वैल्यूएशन ऑफिसर के पास में डायरेक्ट जा सकते हो क्या? नहीं सर, आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी चीज़ है, मैं आपको अगर बताऊं, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से तो आप कंप्लेन कर सकते हो। आप पहले यहाँ पे वैल्यूएशन ऑफिसर नहीं, आप कंप्लेन करोगे एओ को, आपके असेसिंग ऑफिसर को। आप किसको कंप्लेन करोगे? आपके असेसिंग ऑफिसर को। वो आपको किसके पास लेके जाएगा? वैल्यूएशन ऑफिसर के पास। आपको किसके रेफरेंस देगा? वो वैल्यूएशन ऑफिसर के पास रेफरेंस देगा। बात समझ में आ रही है? अब इसमें क्या होगा, या तो या तो या तो आपको वो बोलेगा ये जो आपकी वैल्यू है इसको वो बढ़ा देगा, इंक्रीज, और एक और काम कर सकता है क्या, डिक्रीज। एक और काम कर सकता है क्या, डिक्रीज। ठीक है, बात समझ में आ रही है? मान लो अगर उसने इंक्रीज कर दिया तो उतनी आपकी क्या हो जाएगी, अब एफएससी हो जाएगी, उतनी ही आपकी क्या हो जाएगी, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? उतनी आपकी क्या हो जाएगी, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो जाएगी। मैं एक एग्जांपल के थ्रू लेते ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। मान लो आपका कंसिडरेशन है 500 का, आपका कंसिडरेशन है कितना, 500 का, तो सर इसका 105% कितना हो जाएगा, 500 का ये हो जाएगा 50 525, 525। पक्की बात है? अम, तो आपका, और मान लो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है मान लो उस जगह की 580 रुपये, 580 रुपये। आप उसके पास में गए, उसको बोले कि मेरे को स्टैम्प ड्यूटी पसंद नहीं आ रही है, आप मेरे को इसको वैल्यूएशन करके दो, स्टैम्प ड्यूटी का वैल्यूएशन करके दो। तो मान लो अगर उसने स्टैम्प ड्यूटी कर दिया 620, मान लो कि उसने स्टैम्प, पहले यहाँ पे लिख दो, इस केस में अपना एफएससी क्या होगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन से ये ज़्यादा है, मतलब 580 रुपये स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू हो जाएगी। 580 रुपये क्या हो जाएंगे, स्टैम्प फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, सॉरी स्टैम्प ड्यूटी बोल दिया मैंने, 580 हो जाएंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। मान लो आप उसके पास में गए, उसने उसको बढ़ा दिया 620, उसने उसको क्या एकदम बढ़ा दिया, तो आपका एफएससी कितना हो जाएगा, 620, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना हो जाएगा, 620। अब सीन गड़बड़ है, तो मान लो उसने एसडीवी जो आपका 580 था उसको बढ़ा के कर दिया मान लो 420, उसको बढ़ा के कितना कर दिया, 420, 420 कर दिया। अब क्या होगा सर, अब क्या होगा, आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना रहेगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना सर, अगर मैं कंपेयर करूँ अब इसको, तो 420 कर दिया, वैल्यूएशन ऑफिसर ने उसको 420 कर दिया, तो सर ये जो सीन रहेगा, देखो ये 500, ये 525, उसने एस डी भी कर दिया 420, तो आपको ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 500, ये कितना हो जाएगा 500। बात समझ में आ रही है? ये कितना हो जाएगा, 500 का हो जाएगा। बात समझ में आई? सर अगर और कोई ऑथर्स की बुक में देखेंगे तो नॉर्मली वैल्यूएशन ऑफिसर के पास अपन इसलिए भी जाते हैं, मैं आपको पहले इसको लिख लीजिए अच्छे से, इसको अच्छे से लिख लो पहले, मैं आपको समझाता हूँ वापस से क्या हुआ, किस लिए हुआ, कैसे हुआ। सीन ऐसा है कि लोग वैल्यूएशन ऑफिसर को अपनी जो बुक में लिखा हुआ है जो नॉर्मली होता नहीं है, नॉर्मली क्या होता है समझना, वैल्यूएशन ऑफिसर को अपन लेके आते हैं ताकि वो अपना वो एफएससी फाइनल कर सकें, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फाइनल कर सकें। ऊपर वाले केस में मान लो उसने, मेरा कितना एफएससी आया था, 580 का आ रहा था, 580 का आ रहा था, तो दो केस होते हैं, वो या तो मेरी 620 बोल सकता है, या तो मान लो 420 बोल सकता है। तो अगर 620 बोल दिया तो मेरा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या हो जाएगा, 620 हो जाएगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या हो जाएगा, 620 हो जाएगा। अगली चीज, अगर वो यहाँ पे बोलता है 420, तो मेरा फुल वैल्यू ऑफ कंसेशन क्या हो जाएगा, मेरा वाला वैल्यू, जो मेरा वैल्यू कितना था 500, एक सेकंड,
मेरा वैल्यू कितना था 500 का। बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं सब आपको पूरा ऊपर से लूँ तो एक्चुअल वाला वैल्यूएशन वाला पार्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो भी अगर आपको ऊपर से लेना है तो आपको समझाता क्या हो। सबसे पहले कॉन्फ्लिक्ट कितना सा लैंड बिल्डिंग और बोथ का, तो उनका क्या निकालना है हमको, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। तो तीसरी चीज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन निकालना है। तो सर किसके लोग क्या चाहेंगे, सेलिंग प्राइस को कम करना। इससे मैंने चौथी चीज क्या लेके आया अपने पास में, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। क्या लेके आया मैं, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्या होगा, तो पुराना सेक्शन था एसडीवी को वर्सेस करूंगा कंसिडरेशन, मेरे को मिल जाएगा क्या मेरा, इन दोनों में से जो भी ज्यादा रहेगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। तो लेकिन नया लेके आया अपन कि अपन कंसिडरेशन लेंगे, कंसिडरेशन का 105% करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे किससे, एसडीवी से। सर अगर मेरा एसडीवी ज्यादा है अगर मेरा एसडीवी ज्यादा है तो वही क्या हो जाएगा मेरा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। सर अगर मेरा 105% ज्यादा है, अगर मेरा 105% ज्यादा है तो मेरा एक्चुअल कंसिडरेशन ही क्या हो जाएगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। बात समझ में? पर लेकिन सर अपन ने फिर समझा कि कॉन्सीडेट कौन सा एसडीवी, तो इसमें दो हो सकते हैं, या तो अग्रीमेंट का या तो रजिस्ट्रेशन का। सर अगर अग्रीमेंट का मान लो है, अग्रीमेंट का कब लूंगा मैम, कि अगर इसके पहले कोई पेमेंट हुआ है, इसके पहले क्या हुआ है, कोई पेमेंट हुआ है, किससे हुआ है, बैंक ड्राफ्ट, ईसीएस या फिर अकाउंट पे ही चेक से, इन तीनों से का पेमेंट हुआ है तो मैं अग्रीमेंट का ले सकता हूँ, नहीं तो मेरे को रजिस्ट्रेशन का लेना पड़ेगा। तो अगली बात कि अगर मैं अपनी फुल अगर मैं स्टैम्प ड्यूटी से खुश नहीं हूँ, अगर मैं स्टैम्प ड्यूटी से खुश नहीं हूँ, मैं किसके पास जाऊंगा, तब मैं जाऊंगा वैल्यूएशन ऑफिसर के पास में। वो मेरा या तो बढ़ा सकता या तो कम कर सकता। बढ़ा दिया तो उतना एफएससी हो जाएगा, कम किया तो मेरा जितना पुराना मेरा जो कंसिडरेशन है उससे कंपेयर करके देखूंगा, मेरा जो कंसिडरेशन है उससे कंपेयर करूंगा, और जो आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा, उससे कंपेयर करूंगा, जो आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई सर? सर इतना सब कुछ अपन ने आखिरी में भी देखे, तो मैं आपको बुक में लेके जाता ताकि कुछ एग्जाम्पल हो जाए। सर देखो 50C सर अप्लीकेबल कौन से केस में, लैंड और बिल्डिंग। सर कंसेशन इज लेस देन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। अगर 220 मेरा एसडीवी है और एक्चुअल मेरा इतना है तो मेरा सर ये आंसर हो जाएगा। और सर उसमें और डिटेल में करना चाहिए था, है नहीं। अगर डिफरेंट डेट्स ऑफ एग्जांपल है, अग्रीमेंट का 220 और इसका 240, तो मैं अग्रीमेंट का ले सकता हूँ, कब लूंगा कि अगर मेरा और अ पार्ट कंसिडरेशन का कोई भी पार्ट हैज बीन रिसीव, अगर मेरे को मिल चुका है बाय अकाउंट पे, चेक, बैंक ड्राफ्ट और इलेक्ट्रॉनिक बैंक अकाउंट में, ऑन और बिफोर। ऑन यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा, मैं बात समझना, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन, मेरे को थोड़ा समय दो, यहाँ पे ऑन लिखा हुआ है, यहाँ पे ऑन और बिफोर द डेट ऑफ अग्रीमेंट ऑफ ट्रांसफर। अगर अग्रीमेंट के पहले, अगर ये अग्रीमेंट है तो उसके अगर उसके पहले कोई भी आपको मीडियम से पैसा मिल गया है तो आप अग्रीमेंट का डेट ले सकते हो। अब वे द एसडीवी डज नॉट एक्सीड 105% द कंसेशन, ये आप लोगों ने अपने एग्जांपल में देख लिया, इससे समझ में नहीं आएगा। अब मेरे को असेसिंग एंड गो टू द एओ, मैं असेसिंग ऑफिसर के पास जाऊंगा, असेसिंग ऑफिसर का लेके जाएगा वैल्यूएशन ऑफिसर के पास में। अगर जो मेरा वैल्यूएशन ऑफिसर है अगर वो एसडीवी को बढ़ा देता है, वैल्यूएशन एसडीवी से ज्यादा करता है, तो मेरा एसडीवी ही आंसर हो जाएगा। अगर वैल्यूएशन ऑफिसर एसडीवी से कम कर देता है, मतलब कि मेरा वैल्यूएशन एसडीवी से कम कर देता है, तो मेरा वीओ का जो वैल्यू है वो आंसर हो जाएगा। तो इसका एग्जांपल अपन देखेंगे, ये आप लोग सेल्फ इलस्ट्रेटिव इससे मत करना। तो इसके एग्जांपल यहाँ पे नहीं दिए हुए, मैं आपको अलग से एक बुक में कराऊंगा अगले लेक्चर में, तब तक कि आप लोग आगे का पढ़ते रहना। इसको अपन और एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे, पर मेरे ख्याल से मोटा मोटी अपन ने सब कुछ कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। मैं एग्जांपल आपको काफी सारे क्वेश्चन में भी दे चुका हूँ, बात समझ में आई? सर इसको एंड करते हैं, अगला अपन लेंगे एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, 2 मिनट का टॉपिक है। और सर इंपॉर्टेंट टॉपिक में शुरू करूंगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में शुरू करूंगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बात समझ में आई? तो सर थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।